यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कहानी अपराध की में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की कहानी है सजनी मर्डर केस। क्या है पूरी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो में। कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े भी होते हैं और ताकतवर भी। वो मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं और इंसाफ की देवी के सामने कानून के कटघरे में खड़ा कर ही देते हैं। वो तारीख थी 23 अक्टूबर 2018 की। आधी रात से पहले यानी रात के करीब 11:15 बजे पुलिस की एक टीम बेंगलुरु में ओरेकल कस्टमर केयर के दफ्तर पहुंचती है। एक चपरासी दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स के पास जाकर उसे इत्तला देता है कि दो लोग उससे मिलना चाहते हैं। वो शख्स दफ्तर के मीटिंग रूम में पहुंचता जहां आगंतुक उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद वो शख्स उससे मिलने आए मेहमानों को पहचानने से इनकार करता है। इससे पहले वो शख्स वहां से वापस जाने के लिए मुड़े, उससे पहले ही उससे मिलने पहुंचे दोनों मेहमानों में से एक उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए उस शख्स को तरुण के नाम से पुकारता है। मेहमान के मुंह से तरुण नाम सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, क्योंकि यह नाम उस शख्स ने पूरे 15 सालों के बाद सुना था। क्योंकि इन 15 सालों तक उस शख्स ने अपना नाम सिर्फ प्रवीण बटेले के तौर पर ही सुना था। इस दौरान उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके दफ्तर के उसके साथी सभी उसे इसी नाम से ही पहचानते थे। लिहाजा तरुण नाम सुनते ही प्रवीण बटेले नाम का वो शख्स बुरी तरह से चकरा जाता है और इसी बेख्याली में प्रवीण भी अपना हाथ उस मेहमान के हाथों में दे देता है। दोनों के हाथ मिलते हैं। हाथ मिलते ही मेहमान उसके हाथों को टटोलने लगता है मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर में वो मेहमान रिंग फिंगर को थाम लेता है, क्योंकि रिंग फिंगर टूटी हुई थी। टूटी हुई उंगली को पाकर मेहमान के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसकी तलाश पूरी हुई। ये प्रवीण ही दरअसल तरुण है जिसकी रिंग फिंगर टूटी हुई थी। उस टूटी हुई उंगली को पकड़ने के बाद वो मेहमान प्रवीण से अगले शब्द कहता है, जिसे सुनकर वो शख्स करीब करीब बेहोश सा हो जाता है। वो मेहमान कहता है, चलिए तरुण साहब, अब आपका खेल खत्म हो गया है। इसके बाद वो दोनों मेहमान प्रवीण और तरुण को लेकर उस कस्टमर केयर की बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं। बिल्डिंग के नीचे बेंगलुरु पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। उस पर तीनों सवार होते हैं और गाड़ी अपने सफर की तरफ रवाना हो जाती है। करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके वो गाड़ी अगले रोज यानी 24 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंच जाती है। सवाल उठता है कि आखिर कॉल सेंटर में काम करने वाले एक शख्स को दो पुलिस वाले क्यों वहां से उठाकर अहमदाबाद लेकर पहुंचते हैं। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से पुलिस उन्हें तलाशती हुई बेंगलुरु के उस दफ्तर तक पहुंचती है, उस शख्स को उस नाम से पुकारती है जिसे उसने खुद 15 साल बाद सुना। और उस शख्स को पकड़ने के बाद उन दोनों पुलिस वालों में से एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी भेजकर अपने अफसर को इत्तला देता है। गॉट इट। आखिर इन सारी बातों के पीछे असली कहानी क्या है? तो किस्सा कुछ यूं है कि जिस शख्स को पुलिस वालों ने बेंगलुरु के कस्टमर केयर के दफ्तर से पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि तरुण जिनराज था। और उस तरुण पर 2003 में अपनी पत्नी सजनी की हत्या का इल्जाम था। साल 2013 का वो वैलेंटाइन का दिन था, यानी 14 फरवरी। अहमदाबाद में एक पति पत्नी रहते थे। पति था तरुण जिनराज और उसकी पत्नी सजनी। दोनों की शादी 3 महीने पहले यानी दिसंबर 2002 में हुई थी। सजनी अहमदाबाद में एक बैंक में अधिकारी थी, जबकि तरुण एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर था और वॉलीबॉल का कोच भी। ये शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों ही मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तरुण को अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिता के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। लिहाजा एहतियात के तौर पर तरुण ने सजनी से कह रखा था कि जब भी वो शहर में ना रहे तो वो अपने मायके में जाकर रुक जाया करे, जिससे लुटेरे और बदमाशों से बची रहे। सजनी का परिवार भी वहीं अहमदाबाद में रहता था। लिहाजा अपने पति की बात को मानकर सजनी अक्सर अपने मायके चली जाया करती थी। सजनी आखिरी बार 5 फरवरी 2003 को अपने मायके गई थी। हालांकि इस बार जब वो मायके से लौट रही थी तो सजनी ने अपने पिता से गाड़ी में पेट्रोल भराने के पैसे मांगे।
जिसे सुनकर सजनी के पिता का माथा टनका। उन्होंने सजनी से पूछना चाहा तो वो बात को टाल गई। 14 फरवरी 2003 को शाम करीब 4:30 बजे सजनी ने अपनी बड़ी बहन से बात की थी, लेकिन इस बातचीत के करीब 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फोन सजनी के घर पर पहुंचता है और वो घर के लोगों से अस्पताल पहुंचने को कहता है। साथ ही ये बताता है कि सजनी की हालत गंभीर है। घर वाले भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही सजनी चल बसती है और तरुण बेतहासा रो रहा था। इसी बीच अस्पताल पुलिस पहुंचती है और शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि सजनी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस घर की तलाशी लेती है तो वहां घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सामान में से जेवर गायब मिलते हैं। पुलिस इसे शुरुआती तौर पर लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला मान लेती है। तरुण भी पुलिस को यही गवाही देता है कि घर के आसपास चोर लुटेरों का ठिकाना है, इसलिए उसने सजनी को एहतियात बरतने की सलाह दे रखी थी। सजनी के घरवाले भी तरुण से हमदर्दी दिखाते हैं और उसे धीरज बनाते हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह होती है कि सदमे की वजह से रोते रोते तरुण की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, जिससे वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता। लिहाजा तरुण के बड़े भाई सजनी को मुखाग्नि देते हैं। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस अभी चोर उचक्कों और सजनी की कातिल की तलाश के लिए छानबीन का दायरा बढ़ाने की जुगत में ही होती है। तभी 16 फरवरी को तरुण के बड़े भाई का पुलिस के पास फोन पहुंचता है। पुलिस को इत्तला दी जाती है कि तरुण लापता है। असल में तरुण अस्पताल से ही गायब हो जाता है। पुलिस का शक तरुण पर जाकर टिक जाता है। हालांकि पुलिस का शक शुरू से ही तरुण पर था, क्योंकि उसका बयान लगातार बदल रहा था। लिहाजा तरुण के लापता होने पर पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। इधर मीडिया में खबर फैलने के बाद सजनी के घर वाले भी पुलिस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लिहाजा तरुण की तलाश में पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करने के साथ तरुण के माता पिता और भाई को भी हिरासत में ले लिया, लेकिन तरुण का पुलिस को कहीं अता पता नहीं मिला। तरुण की तलाश करते करते पुलिस को लगभग 3 साल हो गए। साल 2006 में सजनी के घर वालों ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में संपर्क करते हैं। तब मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद पुलिस के लिए तरुण की तलाश तेज करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। अब मामला बेहद गंभीर हो गया था। तरुण की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें तैयार की। बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच पुलिस को जांच में यह पता चल गया कि तरुण शादी के बाद से ही सजनी को तंग करता था, लेकिन सजनी के घर वाले उसे उस वक्त चौंक गए जब पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि तरुण का शादी से पहले ही किसी और लड़के के साथ संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे। तब पुलिस तरुण की प्रेमिका तक पहुंच गई। तरुण की प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने उसे फोन किया था और शादी करने की बात कही थी, लेकिन तब तक सजनी की मौत की खबर फैल चुकी थी। लिहाजा उसकी प्रेमिका ने शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस के सामने अब एक बात साफ हो गई थी कि सजनी का कत्ल उसके ही पति यानी तरुण ने किया था, लेकिन कत्ल के बाद पुलिस की एक लापरवाही से कत्ल का आरोपी फरार हो चुका था। वक्त बीता, लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने चारों तरफ पहरेदारी तेज कर दी। इस बीच तरुण के घर वाले अहमदाबाद छोड़कर पहले मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक में आकर रहने लगे। 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई और उसी दौर में पुलिस को यह पता चला कि तरुण एक बार केरल भी जा चुका है। जब तरुण के माता पिता केरल गए हुए थे, बताया जाता है कि केरल में जब तरुण अपने माता पिता से मिला था, उसी के अगले रोज ही उसके पिता को हार्ट अटैक पड़ा था। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन तरुण की परछाई तक पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। वक्त बीतने के साथ ही पुलिस की तलाश भी सुस्त पड़ती गई। इसके बाद पुलिस के लिए सजनी के कत्ल की फाइल महज रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं रही। धीरे धीरे साल 2016 आ गया। इस बीच नए पुलिस अफसर ने सजनी मर्डर केस की फाइल को जब पढ़ा तो उसे नए सिरे से तफ्तीश करना शुरू किया। तफ्तीश एक बार फिर आकर ठिठक गई, क्योंकि तरुण का कहीं कोई अता पता ही नहीं मिल रहा था। जबकि उसकी मां मध्य प्रदेश के मंदसौर में रह रही थी, जबकि तरुण का भाई अहमदाबाद में ही रह रहा था। इस बीच पुलिस ने एक बार फिर उस लड़की से संपर्क किया जिससे तरुण का इश्क था। पुलिस की पूछताछ में उस लड़की ने पुलिस को पहला सुराग दिया। उसने बताया कि 2016 में ही लड़की के कुछ जानने वालों ने तरुण के हुलिये से मिलते जुलते लड़के को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली के तमाम मॉल को खंगालना शुरू करती है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि
इसी दौरान तरुण की मां भी दिल्ली में देखी गई थी। लिहाजा पुलिस अपनी पड़ताल को और पैना करती है, मगर कुछ हाथ नहीं लगता है। दिल्ली के सुराग से पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि तरुण जिंदा है, और यह भी यकीन हो जाता है कि तरुण देश में ही है, कहीं विदेश नहीं गया। पुलिस को इस बीच अलग अलग सूत्रों से तरुण को अलग अलग जगह पर देखने की खबर भी मिलती रहती, लेकिन तरुण नहीं मिलता। पुलिस की तलाश अब 5 राज्यों की हदों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तरुण का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। इस दौरान पुलिस ने तरुण और उसके परिवार से जुड़े करीब 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को भी खंगाल डालती, लेकिन ये कोशिश भी पुलिस की खाली हो जाती। अंधेरे में भटकते भटकते पुलिस बेसुराग तरुण की तलाश करती रहती है। 15 साल गुजर जाते हैं और साल 2018 आ गया। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का तरीका बदला और सबको छोड़कर सिर्फ तरुण की मां के नंबर को सर्वेलेंस में डाल दिया, क्योंकि पुलिस को इतना यकीन था कि तरुण हो ना हो अपनी मां से संपर्क जरूर करता होगा। इसी शक पर पुलिस लगातार तरुण की मां पर नजर रखने लगी। इसी बीच एक रोज पुलिस को तरुण की मां के नंबर पर एक लैंडलाइन नंबर नजर आया जिस पर उसने बात की थी। वो लैंडलाइन नंबर बेंगलुरु का था। पुलिस के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि तरुण की मां को किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था, और वो भी बेंगलुरु से। तब पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल शुरू की। पता चला कि वो नंबर बेंगलुरु के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। पुलिस को ये नंबर हैरान कर रहा था, और सवाल भी सामने था कि तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम पड़ सकता है। तब उस नंबर के आश्रय अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलुरु के लिए रवाना होती है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद पुलिस की टीम वहां की लोकल पुलिस से संपर्क करती है और पूरा किस्सा बताने के बाद उस नंबर की पड़ताल करने को कहती है। बेंगलुरु पुलिस तब ओरेकल कस्टमर केयर में पड़ताल शुरू करती है। वहां काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की पड़ताल में पुलिस लग जाती है, मगर पुलिस को शुरू में बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि कस्टमर केयर के कर्मचारियों की लिस्ट में कोई तरुण का नाम ही नहीं मिलता। लेकिन लिस्ट में प्रवीण बटेले का नाम देखकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को तरुण की मां की कॉल लिस्ट में एक नाम दिखाई दिया था। वो था प्रवीण बटेले, और तरुण की मां एक और नंबर पर बात करती थी जो प्रवीण की पत्नी निशा का था। तब पुलिस ने प्रवीण के साथ साथ निशा की कुंडली खंगालना शुरू कर दी। तब पुलिस को प्रवीण बटेले और तरुण की मां के बीच की बातचीत का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेती है। साथ ही प्रवीण की पत्नी निशा के साथ की बातचीत का भी रिकॉर्ड निकाल लेती है। हालांकि पुलिस को इन दोनों का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं मिलता है। तब पुलिस प्रवीण बटेले को ही तरुण मानकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तब पुलिस की टीम अहमदाबाद पुलिस से तरुण का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाती है। पुलिस को पता चलता है कि वॉलीबॉल मैच के दौरान तरुण की एक उंगली टूट गई थी, और वो उंगली थी रिंग फिंगर। पुलिस के लिए ये जानकारी बेहद अहम थी, ताकि वो प्रवीण बटेले को जीरो डाउन करने के लिए अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सके। इस जानकारी को हाथ में लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम अगले ही रोज उस कस्टमर केयर के दफ्तर पहुंच जाती है, ताकि प्रवीण बटेले की उंगली टटोली जा सके। और रात को 11:15 बजे वो प्रवीण की तरुण के तौर पर पहचान लेती है, और उंगली उनकी पहचान की तस्दीक कर देती है। पुलिस ये जरूर जानना चाहती थी कि आखिर इतना साथे रोने के बाद भी प्रवीण से लैंडलाइन वाली गलती कैसे होगी। तो भला हो मोबाइल नेटवर्क का, जिसकी वजह से तरुण की अपनी मां से बात नहीं हो पा रही थी, और उस दौरान उसकी मां की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी, जिसको लेकर वो काफी फिक्रमंद भी था। लिहाजा तब उसने लैंडलाइन से बात की थी, और यही उसकी पहली और शायद आखिरी गलती साबित हुई। तो ये थी कहानी सजनी मर्डर केस की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।